जय हिंद साथियों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, हम हर संडे को एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ करने वाले हैं और बाकी दिन हम लोग जो लुसेंट बुक का थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो चलिए 50 क्वेश्चन का ये हमारा टेस्ट है वो कवर करते हैं, जो प्राचीन इतिहास के बेस पे क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री, ओके, इसके रचनाकार के बारे में पूछ रहा है तो कौन हो जाता है द हिस्ट्री के रचनाकार? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस के ही हालांकि इतिहास का पिता कहा जाता है और द हिस्ट्री या हिस्टोरियन नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक की रचना इन्होंने ही की थी। किसने? तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने इस पुस्तक की रचना की थी। आगे की बात करते हैं तो इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। ओके, हेरोडोटस ही हालांकि इतिहास के पिता कहे जाते हैं सही अर्थों में। अब बात करते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है? किसने कहा था? तो हीगेल ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त रूप है? बहुत बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में 563 बीसी या 563 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व या बीसी का मतलब क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछ देता है आपका। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला जो भी तिथि आता है उसको बीसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बीसी का? तो बिफोर क्रिस्ट या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी, यानी कि एडी जो हम वर्तमान में काउंट करते हैं, ठीक है, एनोदामिनी, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एनोदामिनी है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एडी का मतलब क्या होता है? तो एडी का मतलब होता है एनोदामिनी। एनोदामिनी। आगे की बात करें तो वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा? यानी 10 के बाद वाला ईस्वी जो भी होगा तो ये 11वीं ईस्वी आएगा। ठीक है, 11वीं ईस्वी को ही 1015 को 11वीं ईस्वी में हम लोग रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 1015 किस शताब्दी में आता है? तो ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी। अब देखिए 900, देखिए 1000 से लेके 1099 तक को हम लोग 11वीं सदी में रखेंगे। ओके, 11वीं सदी में रखेंगे, यानी 1000 के बाद तो 11वीं सदी ही आ जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। ओके, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ये सब प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है और 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के डेट में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत जो हमारे यहाँ चलता है भारत में, शक संवत, ठीक है, यही चलता है। ये किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था। कब? तो 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में ही शक संवत प्रचलित में आया था। ओके, आगे की बात कर लेते हैं तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो इसी पे आधारित है। किस पे? तो शक संवत पे। शक संवत पे ही आधारित है। ओके, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये तो देख लिए, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? तो गुप्त संवत प्रारंभ करने का कार्य किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। आगे की बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था? ओके, पूछ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था? तो ये अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में कराया हुआ था। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में कराया हुआ था।
अब देखते हैं, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत प्रारंभ की थी। हर्ष संवत प्रारंभ की थी किसने? तो हर्षवर्धन ने। कब? 606 ईस्वी में। इसकी स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में? तो इसने भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया हुआ था। ओके, हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया हुआ था। निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इन चारों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे नया संवत चलाने का उपलब्धि या यश प्राप्त है? तो वो है लक्ष्मण सेन। ओके, लक्ष्मण सेन। धर्मपाल नहीं होगा, देवपाल नहीं होगा, विजय सेन नहीं होगा, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने ही एक नया संवत चलाया था। आगे की बात करते हैं तो कार्बन 14, जिसे C14 के नाम से भी जाना जाता है, तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया जाता है? हम किसी वस्तु, खास करके कार्बनिक वस्तु, कार्बनिक वस्तुएं वो होती हैं जिनमें पहले जान हुआ करती थी। ठीक है, बात जैसे मान लो कोई 50 साल पुराना किसी चीज, जीव का हड्डी मिल जाता है या जीवाश्म मिल जाता है, मतलब उसमें पहले जान हुआ करती थी, उसकी आयु को पता लगाने के लिए C14 का प्रयोग किया जाता है। ओके, उनके हड्डियों में C14, C कार्बन, ठीक है, C का मतलब कार्बन, और 14 14वें नंबर का कार्बन उनकी हड्डियों में, अब जो भी अस्थियां होती हैं उसमें मौजूद होता है, उसे पता लगाया जा सकता है कि ये कितने साल पुरानी है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? हालांकि इसकी खोज किसने की थी? तो खोज करने का कार्य किया था C14 का, वो थे बिलार्ड लिव्बी। कौन? बिलार्ड लिव्बी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिलार्ड लिव्बी ने किया था। आगे की बात करते हैं तो काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा अपनाया जाता है? यहाँ ध्यान से देखिएगा कि काष्ठ मतलब इसमें भी पहले जीव हुआ करता था, अस्थि ये भी किसी जीव का ही है, शंख इसमें भी जीव होता है, यानी जितने भी जीवित वस्तुएं थी पहले, मर गई हैं हजारों साल पहले या कितना हो साल पहले, उनकी आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसी का, कार्बन 14 का। कार्बन 14 का थ्योरी वाले पोर्शन में बताए थे कि कार्बन 14 का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है किसी वस्तु का आयु निकालने के लिए। ठीक है, आगे की बात करें तो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होता है। किसकी आयु? देखिए, पीच नहीं, चट्टानों का तो नहीं, चट्टानों का यूरेनियम का प्रयोग होता है, यूरेनियम डेटिंग का, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग कार्बनों की आयु, सॉरी चट्टानों की आयु पता करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ किसका? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जीवाश्म, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे की बात करें तो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरियल पीरियड का आरंभ कब हुआ था? हिस्टोरियल पीरियड का आरंभ कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। ये किसके संदर्भ में पूछ रहा है? भारत के इतिहास के संदर्भ में। भारत के इतिहास के संदर्भ में हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब माना जाता है? तो कब माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है। क्या चीज का प्रमाण मिला है जिसके वजह से सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है? तो प्रमाण क्या हो जाता है? तो लेखन। लेखन तो मिला हुआ है लेकिन वो लेखन पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो लेखन भाव चित्रात्मक है, यानी चित्र के माध्यम से लोगों का भाव दर्शाया गया है। तो चित्र के माध्यम से समझा तो जा सकता है, बहुत कम ही लोग उसको समझने में एक तरह से ख्याति प्राप्त कर पाए हैं। ओके, इसलिए इसे आध ऐतिहासिक में रखा गया है, आध ऐतिहासिक में, क्योंकि इसमें लेखन का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत एक महीना आता है। ठीक है, एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? यहाँ कहने का मतलब है कि शक संवत पे आधारित जो हमारा पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग, उसका एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस डेट के बराबर है? ठीक है, तो वो हो जाता है 22 मार्च, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, ये हो जाता है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन
और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। यानी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये 3 भागों में डिवाइड किसने किया था? तो करने का कार्य किया था वो थे सेलेरियस। कौन थे? सेलेरियस हो जाएगा, ठीक है, सेलेरियस। इन्होंने ही इतिहास को 3 खंडों में डिवाइड किया हुआ था। ओके, अब बात करते हैं किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो सबसे पुराना जो वेद होगा उसी में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई होगी। तो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद। अब बात करते हैं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किनका धर्म ग्रंथ हो जाता है? तो ये बौद्ध का। ओके, बौद्ध का ही त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अब बात करते हैं जातक किसका ग्रंथ है? जातक कथाओं के बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जातक बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जातक बौद्धों से संबंधित है। जातक बौद्धों से संबंधित है। ओके ओके, अब बात करते हैं त्रिपिटक देख लिए, ये भी बौद्ध से संबंधित है, जातक भी बौद्ध से संबंधित है। अब बात करते हैं मिलिंदपन्हों की। मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंदपन्हो एक संवाद का वाला पुस्तक है, ठीक है, संवाद, 2 व्यक्तियों के बीच संवाद हुआ है, प्रश्न उत्तर हुआ है, वही पुस्तक है। तो ये किन किन व्यक्तियों के बीच हुआ है? एक तो खुद में राजा मिलिंद थे और दूसरा कौन था? तो दूसरा एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था जिसका नाम था नागसेन। ओके, नागसेन। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, ठीक है, यहाँ अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अब बात करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ओके, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर फोकस किया गया है। ओके, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन उसमें अर्थशास्त्र है ही नहीं, वो राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। अब बात करते हैं कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अब बात करते हैं अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो पतंजलि, योग गुरु पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की हुई थी। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। यूपीएससी से लेके ग्रुप डी हर टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक, एक नाटक है मालविकाग्निमित्र, कालिदास द्वारा ये नाटक की रचना की गई है। इसके नायक कौन है? तो इसके नाम पे ही है, क्या है? तो अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, दोनों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, अग्निमित्र और मालविका, इसीलिए इसका नाम मालविकाग्निमित्र, ठीक है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब बात करते हैं विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? विक्रमांक चरित पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो है विल्हड़। कौन हो जाते हैं? तो विल्हड़ हो जाते हैं, विल्हड़। ओके, विक्रमांक चरित के रचनाकार विल्हड़ हो जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है।
अब बात करते हैं हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन था, तो वेनसांग। बहुत बार ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया हुआ था। अब बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनी के शासन काल में इतिहासकार था, और महमूद गजनी के साथ ही भारत आया हुआ। ओके, महमूद गजनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसे ही 1857 की क्रांति होती है उसके 3 साल बाद इसकी स्थापना होती है, यानी कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल विभाग की स्थापना की थी, इसलिए इनको आर्कियोलॉजिकल विभाग का फादर कहा जाता है। सॉरी, हाँ, द इंडियन ऑफ आर्कियोलॉजिकल का पितामह कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब बात करते हैं निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, वो थे दयाराम साहनी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। ओके, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, न्यूमिस्मैटिक्स एक प्रकार का अध्ययन है। किसका अध्ययन करता है, तो सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन करता है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करता है। तो न्यूमिस्मैटिक के तहत हम लोग सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख बहुत फेमस है, ठीक है। तो उसके शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता पाई थी, तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। आगे की बात करते हैं तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो 2 ही भाषा या लिपि में है। कौन है, तो एक प्राकृतिक हो जाता है और एक ब्राह्मी लिपि हो जाता है। प्राकृतिक और ब्राह्मी 2 लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा अभिलेख संबंधित है, तो उनसे एक अभिलेख संबंधित है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन ए सही हो जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ओके, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब बात करते हैं सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो वो राजा कौन थे, तो रुद्रदामन। जब थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन वहां पे बताए हुए थे, ठीक है। सकछत्रप रुद्रदामन द्वारा। अब बात करते हैं काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है, तो इसी के अभिलेख में मिलता है, रुद्रदामन के। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुद्रदामन के। अब बात करते हैं निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का
उल्लेख किया गया है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका नाती हुआ करता था अशोक, दोनों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो वो हो जाता है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसका नाम जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जिक्र है। ओके, जूनागढ़ अभिलेख में। अब बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? तो हरिसेन किस शासक का दरबारी हुआ करता था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी हुआ करता था। ओके, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी हुआ करता था। मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। कब हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। ओके, ये पूछता है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। ओके, अब बात करते हैं एरड़ अभिलेख की। तो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ देखिए आरआरबी 2005 में यानी रेलवे में पूछा हुआ है। तो बस आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। टोटल 50 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव का, वो भी प्राचीन इतिहास से थे। तो हम हर संडे को स्पेशल 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आने वाले हैं। वो भी टेस्ट वही क्वेश्चन रहेगा जो हम लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन में कवर कर लिया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।